नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट शो के इस खास एपिसोड में। आज हम आए हैं मुंबई, लेकिन आपकी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं देश के कोने कोने से। आइए दिखाते हैं क्या कुछ है आपके लिए इस एपिसोड में। पश्चिम बंगाल में रेड बैंक चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा को दिखाने के लिए आज मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनी हूँ। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, उसी समय से मतलब 10-11 साल के थे, उस समय से बांधे बागान। तो हाय, आई एम साची सोनी। मैं साची सोनी हूँ। मैंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। आज मैं आपको अपने अभियानों के बारे में बताऊंगी। महिलाओं की सुरक्षा आज देश में चिंता का विषय बन गई है। जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध को नो टॉलरेंस की नज़र से देखे जाने की बात हो रही है, वहीं आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं। दिल्ली सरकार ने रेप और एसिड अटैक जैसे मामलों में 20,000 रुपए तक की कॉम्पनसेशन देने का वादा तो किया है, लेकिन 15 करोड़ रुपए की इस स्कीम से क्या जरूरतमंदों को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? आज शो पे सिटीजन जर्नलिस्ट बने हैं एक पिता जिनकी 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। आज 1 साल बाद कॉम्पनसेशन के लिए धक्के खाने के बाद भी इनके परिवार को कुछ मदद नहीं मिली है। 6 जुलाई 2013 को मेरी 4 साल की बेटी घर के पास ट्यूशन के लिए गई। वहीं पर ट्यूटर के 26 साल के बेटे ने मेरी बेटी से बलात्कार किया। अच्छे शिक्षा सीखे, अच्छा बने, तो यही लोग इंसान अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। मैंने यही अपने आप अकेले उसको कहीं नहीं छोड़ा था, ट्यूशन भेजी थी, इसीलिए उसको वहाँ ऐसा हो गया। मैं आज सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूँ क्योंकि मेरी बच्ची के रेप केस को 1 साल हो चुका है। इस रेप केस में अभी तक कोई कंपनसेशन या सरकारी मदद नहीं मिली है और मैं न्याय के लिए भी अभी तक जूझ रहा हूँ। उस छोटी सी मासूम के साथ क्या हुआ था उसे ये समझ नहीं थी। वो बहुत सहम सी गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। मेरी बच्ची जब ट्यूशन से आई तो रोज़ की तरह उसके व्यवहार में कुछ बदलाव लगा। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ है तुझे, तो वो कुछ बता ही नहीं। उस टाइम पे सो गए आके एकदम। जब रात को सोते समय बच्ची की माँ ने पूछा कि क्या हुआ है, कैसा है, तो उसने दर्द बताया। फिर भी जब मम्मी ने चेक किया तो सारा सब कुछ मतलब जो हुआ था उसके साथ वो पता चला। पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराने के लिए हमें धमकियां दी गईं और हमारे ऊपर दबाव डाला गया। डर से उभर कर मैंने अपनी बच्ची को न्याय दिलाने की सोची। मैंने एफआईआर करवाई, मेडिकल कराया। मेडिकल से साफ पुष्टि हुई कि बच्चे के साथ गलत हुआ। जब हम पुलिस के यहाँ गए थे, उन्होंने एक बंद कमरे में मुझे 3 घंटे तक सवाल पूछे, मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। जब एफआईआर हो रही थी मेरी, तब बोल रहे तो झूठ बोल रही। एक बच्ची एक अपने बेटे के लिए झूठ बोलेगी। एक मेडिको लीगल प्रमाण पत्र बनवाना भी काफी मुश्किल काम हो चुका था। जिस तरीके से मेरी बेटी की जांच हुई उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने उच्च अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाया। पहले हमें डराया धमकाया गया मेरी वाइफ को कि हमारे पास औजार नहीं है, मशीन नहीं है कि जो जांच होती है इस चीज़ की, वो मशीनें नहीं हैं। ये जांच हाथ से करनी पड़ेगी। हाथ से जांच करने पर बच्ची भविष्य में जाकर परेशान हो सकती है। जांच रिपोर्ट ने डॉक्टर को चेतावनी दी। बाद में पता चला कि कई महत्वपूर्ण चिकित्सा सबूत खो गए हैं। आगे उसे भविष्य में ज्यादा सतर्क रहने के लिए भी बोला गया। मेरी सारी जमा पूंजी लग गई थी। मैंने उधार भी लिया अपनी बेटी के इलाज के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली। दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत आर्थिक सहायता बलात्कार के पीड़ितों और उनके परिवार वालों, एसिड हमले और अन्य अपराधों के लिए दी जाती है। मैंने भी इस योजना के तहत अपना नाम दर्ज कराने का फैसला लिया। काफ़ी कोशिशों और दौड़भाग के बाद मेरी बच्ची के इस केस में 20,000 रुपये का कंपनसेशन ऑर्डर हुआ था, जो अभी तक नहीं मिला। मैं सरकारी दफ्तरों के काफ़ी चक्कर काट चुका हूँ, अभी तक 1 पैसा भी नहीं मिला। डालसा ऑर्डर दे देता, एसडीएम के पास नहीं पहुंचता, पुलिस को नहीं पता होता। कई बार तो विक्टिम ही जाके बताता है कि हमारे केस में ये डालसा ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि उनके पास कॉपी पहुंच जाती है। सीजे टीम ने इस स्टोरी को फॉलो अप किया। हम सबसे पहले पहुंचे एसडीएम मयूर विहार के ऑफिस। ये वो कार्यालय है जहां से विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलनी थी।
इस ईमेल जवाब में एसडीएम ऑफिस ने साफ साफ ये बताया है कि उनको अभी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से कोई भी ऑर्डर इस मामले में नहीं मिला। ये कॉपी है दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के वो ऑर्डर की जो अप्रैल 2014 में पास हुआ, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि विक्टिम को 20,000 रुपये कॉम्पनसेशन 2 हफ्तों के अंदर मिल जाना चाहिए, मगर कॉम्पनसेशन आज तक नहीं मिला। विजय राजन सक्सेना के साथ मैं आकांक्षा प्रदीप। सिटीजन जर्नलिस्ट टीम अपनी कड़ी नजर इस रिपोर्ट पर बनाए रखेगी जब तक इस परिवार को इनका हक नहीं मिल जाता। और अब आगे बढ़ते हैं और ऐसी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसे आप खुद देश के सामने रखना चाहते थे। आपने हमें लिखा IBNCJ.com पर और ट्विटर पर और बताया जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के रेड बैंक टी एस्टेट के बारे में। ये 10 साल पहले बंद हो गया था और यहाँ के काम करने वालों के लिए अब कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है। आज हालत ये है कि यहाँ के लोगों के पास ना दवा का पैसा है, ना इलाज का, यहाँ तक कि खाने के लिए भी ये मोहताज हैं और सरकार इस सब से अपनी आंखें मूंदे बैठी है। 11वीं कक्षा की सागरिका छेत्री अब बनी है सिटीजन जर्नलिस्ट और उन्होंने ये रिपोर्ट खुद शूट करके हमें भेजी है। मैं सागरिका छेत्री हैमिल्टनगंज में रहती हूँ, जो रेड बैंक चाय बागान से कुछ ही दूरी पर है। मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। पश्चिम बंगाल में रेड बैंक चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा को दिखाने के लिए आज मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनी हूँ। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, उसी समय से मतलब 10-11 साल के थे, उस समय से बांधे बागान। तो इन चाय बागानों में कोई कंपनी ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं है। कोई नौकरी नहीं होने से और रोजगार के अवसर ना होने के कारण भुखमरी की वजह से होने वाली मौत की दर पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ रही है। माँ पिताजी का जब डेथ हुआ उसी समय से इसका बीमारी जोड़ हुआ और उसके बाद में हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं था, मतलब उनका क्रियाक्रम ये सब में पैसा खर्चा हो गया, इसलिए जल्दी से जल्दी इलाज नहीं कर सके। 14 वर्ष बागान बंद बाको। चाय बागानों को बंद हुए 14 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने अभी उनको दोबारा नहीं खुलवाया। 3 दिन मैंने अपने बेटे को घर साफ रखने के लिए कहा, ये उम्मीद में कि कोई हमसे मिलने आएगा, पर वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। इस जगह में स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी है। यहाँ के ज्यादातर बच्चे अपना घर चलाने के लिए रोजाना मजदूरी कर 25 रुपए कमाते हैं। सरकार को इन लोगों की कोई भी चिंता नहीं है, ना ही वो उनके पुनर्वास के लिए कोई भी काम कर रही है या उनके लिए खाने का इंतजाम कर रही है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि सरकार को इन लोगों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। मैं IBN 7 से CJ सागरिका छेत्री। सबसे ज्यादा मलेरिया प्रोन राज्यों में से एक है त्रिपुरा और यहाँ से हमारी अगली सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट आ रही है। इम्प्यूरी वर्ल्ड विजन के साथ जुड़ी हैं और बता रही हैं कि कैसे पिछले 1.5 महीने में ही 100 से ज्यादा मलेरिया केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी होने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। मैं इम्पूरी हूँ। मैं वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ काम करती हूँ और आज मैं आपको त्रिपुरा में मलेरिया की महामारी के बारे में बता रही हूँ। The malaria outbreak was reported somewhere in the end of this. मई के आखिरी हफ्ते और जून में मलेरिया महामारी की रिपोर्ट आई थी। इस बीमारी की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं पिछले हफ्ते त्रिपुरा आई थी। हमारा ऑफिस दलाई जिले में है। मुझे पता चला कि त्रिपुरा के 5 जिलों की हालत मलेरिया की वजह से काफी खराब है और इनमें सबसे बुरी हालत तो दलाई जिले की है। Of the above 100 people who have सैकड़ों की संख्या में इन मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे ही हैं।
And especially when children gets malaria, they don't come to the center. मलेरिया के साथ साथ डायरिया और दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं, जिसकी वजह से इनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। Diarrhea and other diseases, which makes it very difficult for treatment. In all the temporary health. सभी मरीज फर्श पर सोए हुए थे। रोजाना मलेरिया की वजह से बीमार पड़ रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। Even in the PHC, पब्लिक अस्पतालों में पर्याप्त बेड नहीं है और जिला अस्पताल भी मरीजों से भरे हुए हैं। इनकी बढ़ती संख्या के सामने दवाओं की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध नहीं है। मेरी मुलाकात आशा के एक हेल्थ वर्कर से हुई। उसने मुझे बताया कि उनके पास मलेरिया टेस्टिंग किट खत्म हो चुकी है। इन दूर दराज के इलाकों में लोगों तक दवा और किट पहुँचाना काफी मुश्किल भरा काम है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर की जरूरत है, जो इन इलाकों में ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो खुद हेल्थ सेंटर तक नहीं पहुँच सकते हैं। IBN 7 के लिए मैं सीजे एम्पुरी। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पे समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन याद रखिए अगर आप भी उभरते हुए फिल्म मेकर हैं या फिर अपनी तस्वीरों से जज्बा रखते हैं कहानी सुनाने का, तो पार्टिसिपेट कीजिए CJ Yes I Am The Change कॉन्टेस्ट में। डिटेल्स के लिए लॉग ऑन कीजिए IBNCJ.com पर। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट का ये खास एपिसोड मुंबई से। हमारी अगली सिटीजन जर्नलिस्ट है सांची। 21 साल में सांची यंगेस्ट महिला है जो एवरेस्ट तक चढ़ पाई हैं और अब वो तैयारी कर रही हैं अपने अगले एक्सपीडिशन की। लेकिन इसमें वो अकेले नहीं जा रही हैं, उनके साथ जाएगा सिटीजन जर्नलिस्ट कैमरा, जिसमें सांची खुद अपने एक्सपीडिशन के हाई पॉइंट्स और लोज रिकॉर्ड करके हमें भेजेंगी। मैं सांची सोनी हूँ। मैंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। आज मैं आपको अपने अभियानों के बारे में बताऊंगी। 7 साल की उम्र में ही मैंने रोमांचक खेलों की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। मैंने गढ़वाल, सिक्किम और हिमालय की कई पहाड़ों पर चढ़ाई की। साल 2013 में माउंट एवरेस्ट के 27,450 फीट की ऊंचाई पर मैंने चढ़ाई की थी। अब मैं यूरोप के अभियान का हिस्सा बनने पर काफी खुश हूँ। इस महीने के आखिर में मैं यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस के अभियान पर निकलने वाली हूँ। भारत की तरफ से इस अभियान का हिस्सा बनी 3 लड़कियों में मैं सबसे छोटी हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यहाँ भारत का तिरंगा लहराऊंगी। CNN IBN टीम ने मुझे कैमरा चलाने की ट्रेनिंग दी है, जिसकी मदद से मैं यूरोप के अभियान में तस्वीरें ले सकूंगी। आप भी मेरे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। लॉग ऑन करें IBNCJ.com पर। मैं सांची सोनी, CJ IBN 7 के लिए। अब रुक करते हैं बिहार के जामुई डिस्ट्रिक्ट का, जहां से वीडियो वॉलंटियर कॉरेस्पॉन्डेंट भेज रहे हैं हमें ये अगली रिपोर्ट। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल 2007 में शुरू तो हो गया था, लेकिन सालों बाद भी यहाँ पे मूल सुविधाओं की कमी है। ना क्लासरूम्स है, ना टॉयलेट्स और ना ही पीने का पानी। तुम किस स्कूल में पढ़ता है? नवीन प्राथमिक विद्यालय झिलमिलिया लखीपुर। तुम्हारा स्कूल में तुमको पढ़ने के लिए रूम है? नहीं। तो क्या कहाँ पढ़ता है? समुदाय भवन में पढ़ते हैं। पीने के लिए पानी का व्यवस्था है? नहीं। तो पानी कहाँ से पीता है? घर या तो बोतल से ही पीते हैं। स्कूल में चापाकल है? नहीं है। तुम शौचालय के लिए कहाँ जाता है? स्कूल के बगल या तो खेत में। क्या मध्याह्न भोजन तुम्हारा कहाँ बनता है? किसी घर में। स्कूल में रसोई घर ना है? नहीं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में लागू हुआ था। इसमें कहा गया था
कि शिक्षा से संबंधित जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षक, शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान इत्यादि का व्यवस्था कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी इस स्कूल में अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो कुछ भी है उसमें कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। आप खाना कहाँ बनाते हैं? घर के बगल। तो आप स्कूल में खाना क्यों नहीं बनाते हैं? जगह नहीं। मेरे यहाँ जो है भवन नहीं है। भवन नहीं रहने के कारण पढ़ाई में काफ़ी कठिनाई होती है और ये सामुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा है। काफ़ी परेशानी इससे है हमको, बच्चों को भी है। और बच्चों को पीने के लिए पानी की सुविधा है? नहीं, पीने के लिए साधन नहीं है। बच्चे अगल बगल के चापाकल पर जाके पानी पीते हैं, हमको भी परेशानी है। आपके स्कूल में शौचालय नहीं है, इससे आपको क्या समस्या होता है? परेशानी होती है, महिला शिक्षिका है इसलिए कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है। इस समस्या से निपटना चाहते हैं कि किसी तरह से सरकारी सुविधा से किसी हमारे बच्चा को समस्या हल हो जाए तो बढ़िया बात है। तो इसके लिए आप अपना कुछ प्रयास किए हैं, सर से मिले हैं या सर को ऐसा कुछ बताए हैं? सर से तो कह रहे हैं कि भाई सरकारी से स्कूल का हर व्यवस्था किया जाए। मैं वीडियो देखने वाले सारे साथियों से अपील करता हूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के मोबाइल नंबर 9000676359 पर कॉल कर दबाव बनाएं और इस मूलभूत सुविधा लाने में हमारा मदद करें। मैं अशोक पासवान, जिला जमुई, बिहार से इंडियन हार्ट के लिए। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर आज बस इतना ही। हमें कहना पड़ रहा है मुंबई और इस हसीन मौसम को अलविदा, लेकिन हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स, आपके मुद्दों और आपकी फीडबैक का। IBNCJ.com पर ये सब कुछ आप हमें भेज सकते हैं। याद रखिए हम ट्विटर और फेसबुक पर भी हैं। फिलहाल पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।